जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस के 1 से 50 तक क्वेश्चन है जो कि बिहार कांस्टेबल और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अपना आजमाइए, आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि यानी वेक्टर के बारे में बोल रहा है। तो देखिएगा, चाल अदिश राशि है, इसके बाद तापमान भी अदिश राशि और विद्युत धारा भी अदिश राशि है। इसमें सदिश के बारे में बोला है तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर चाल प्रवणता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है। तो इसका सवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 का सी हो जाएगा। आप लोग को बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो आप लोग का जवाब चाहिए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए अग्नाशय। आगे है, 4 का निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिए, डीएनए में जो है क्या नहीं पाया जाता, तो यूरासिल नहीं पाया जाता, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरासिल किस में पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। बाकी का है एडेनिन है, इसके बाद थाइमिन है और साइटोसिन है, ये सब डीएनए में पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल हो जाता है। तो मानव रक्त का रंग लाल आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। आगे है, 6 में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। ऐसा अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि किस ओर से लिखी जाती है। तो देखिएगा, पहली लिपि जो होती थी, पहली पंक्ति जो होती थी, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। जब वो दाई से बाई ओर भर जाती थी तो वही पंक्ति फिर जो है, दूसरी पंक्ति की बात करें तो बाई से दाई ओर लिखी जाती थी, यानी कि उल्टा क्रम में लिखा जाता था। आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। वही बात करें दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया, तो महाकश्यप के बाद सवाकामी, दूसरी बौद्ध संहिता सवाकामी हो जाएगा। इसके बाद मैगलीपुत्र 30 में हो जाएगा। इसके बाद वसुमित्र, यानी कि चौथे का आपका क्या हो जाएगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन में जो वसुमित्र है, इसकी अध्यक्षता बौद्ध संगीति में चौथे क्रम में जो है सो किए थे, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आपसे अगर पूछेगा तो वसुमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपसे प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता पूछा है तो महाकश्यप हो जाएगा। वही तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता के बारे में अगर आपसे पूछ लेता, इसके मैगलीपुत्र 30 में हो जाता और दूसरे में सवाकामी हो जाता। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो देखिएगा, चेन्नई एक प्रकार का किस प्रकार की बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। तो याद करिएगा, ये चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह जो मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह हो। आगे है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किन्हें माना जाता है। तो ये आपको वारेन हेस्टिंगस को माना जाता है। किसको माना जाता है, वारेन हेस्टिंगस को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे है, वामपंथी विचार की धारणा यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1939 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, याद करिएगा, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। यही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आगे है 10-11 में देखिएगा, 11 विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है। तो ग्रांड ट्रंक बैंक की बात करते हैं, ये मछली उत्पादन के लिए फेमस जगह है और बोल रहा है किस एरिया में पड़ता है। तो आप लोग मैप के सहारे इस प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा। ये जो है सो आप मैप में देखिए, अटलांटिक महासागर की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो है ग्रांड बैंक जो है सो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए, जो कि मछली के लिए उत्पादन के लिए फेमस जगह है। आगे है, आपको मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। सबसे पहले मिलान कर लीजिए, इसके बाद आंसर इसमें लगाएंगे। देखिए, कैटबरी है, इसके बाद पुस्ताज है, वेल्ड है और पंपास है। तो कैटबरी जो है कहाँ के घास के मैदान जो है सो है, ये आपको मिलान करना है। तो कैटबरी की बात करते हैं, न्यूजीलैंड हो जाएगा। वही पुस्ताज की बात करते हैं तो हंगरी हो जाएगा। और वेल्ड की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और पंपास की बात करते हैं तो अर्जेंटीना हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिलाएं तो आपका 1 का 2 कितना 3 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में देखने का प्रयास करेंगे, यानी कि 1 का 2 और 2 का 2, सॉरी 1 का 3 और 2 का 2। देखिए किस में है, किस ऑप्शन में है, 1 का 2 और फिर 2 का 2। 1 मिनट, सॉरी रंग हो गया है। कैटबरी न्यूजीलैंड का होगा, तो यानी कि 1 का 3 होना चाहिए। तो 1 का 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो बी में है, जो कि आप आसानी से लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद आगे है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इस सारा ऑप्शन को हम देख लेते हैं। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं 1942 में हुआ था।
वही फिर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सविनय आंदोलन कब हुआ था। आगे है 14 है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा 3 जून 1947। कब? तो 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद 15 है निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। दोस्त आप जल्दीबाजी में गलत कर लीजिएगा, इस प्रश्न को सट से मार दीजिएगा महानवादी, जो कि आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, क्योंकि क्वेश्चन को आप सही से पढ़िएगा। तो फिर आगे लिखा हुआ क्या? संसद का अभिन्न अंग है, तो संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है। अगर हम बात करते हैं संसद की, तो संसद की निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से होते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति होते हैं, इसके बाद लोकसभा होते हैं और एक राज्यसभा होते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 16 संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था। तो संविधान सभा का निर्माण की बात करते हैं तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध का जो है संबंधित है, विधायी संबंधों से संबंधित है, तो ये आपका भाग 11 हो जाएगा। और अध्याय की बात करते हैं तो अध्याय 1 हो जाएगा। इसको याद करने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार से भाग और अनुच्छेद से क्वेश्चन बिहार दरोगा हो या आपका बिहार कांस्टेबल हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो सभी भाग को एवं अनुच्छेद को याद करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद आगे है 18 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु को जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें उम्र सीमा की बात करते थे 21 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष उसको कर दिया गया था। आगे है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र मुखर्जी नील आंदोलन के जमकर समर्थन करने वाले जो है सो व्यक्ति थे, जो कि हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक भी हुए। आगे है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो पहली बार स्वराज शब्द की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सो दिया गया था, ये शब्द था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है श्रम गहन उद्योग वह है जो कि आपको अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है? श्रम गहन उद्योग में क्या होता है? तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 22 निर्धनता का दुष्चक्र का अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका रेगनर नक्स के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी प्रकार के टॉपिक पे हम हर बार जैसे वीडियो लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वेदयत्री वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो यानी कि 3 वेदों को किसको मतलब वेदत्रयी कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा ऋग्वेद यानी ऊपर का जो भी वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है, जो कि उसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों वेद को क्या कहा जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है। इसके बाद है 24 है मुद्रा स्थिति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, कौन सा वक्र दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बुग्याल तथा पयार की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के घास के मैदान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 26 है जलवायु परिवर्तन का क्या कारण होता है? तो देखिएगा दोस्त, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस से भी इसका परिवर्तन होता है। इसके बाद ओजोन परत संरक्षण से भी क्षरण से भी इसका जो है परिवर्तन होता है। जलवायु और प्रदूषण के कारण भी क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि प्रत्यक्ष कर की बात आपसे कर रहा है। तो याद करिएगा व्यक्तिगत कर जो है ये डायरेक्ट टैक्स है और निगम कर भी जो है डायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद सीमा शुल्क है, सेवा कर, ये सब क्या है दोस्त? ये दोनों अप्रत्यक्ष कर है। इस प्रकार से ऑप्शन के हिसाब से केवल 1 और केवल 2 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? देखिएगा दोस्त, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहता है। आप लोग के सामने लगता होगा कि कभी आंसर कुछ लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन अपने जगह पे सही है, हम लोग भूल जाते हैं। पारिस्थितिकी शब्द की बात किया है तो इसका राइट आंसर हैकल हो जाएगा। वही पारिस्थितिकी तंत्र आपसे पूछ देता तो ट्रांसले हो जाता। तो यहाँ पे शब्द आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैकल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद है आगे 29 है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? देखिएगा
ध्वनि की चाल सबसे अधिक की बात करते हैं तो ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो देखिए ये तो सबसे पहले वायु है, तो वायु क्या है, तो इसके ये भी वायु है, इसके बाद ये जल है। हम क्या बोले, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, तो एक लकड़ी आप ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि लकड़ी है, तो ठोस है लकड़ी, इसी में सबसे ज्यादा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे अगर आपसे वैसे अगर आपसे ये पूछा जाता ऑप्शन के हिसाब से या विदाउट ऑप्शन आपसे ये पूछ लिया जाता ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो इस्पात में इसका राइट आंसर होता। लेकिन ऑप्शन में इस्पात नहीं है, लकड़ी है, तो ठोस के रूप में लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। किस प्रकार की तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, तो थैलोफाइटा क्या होता है, सबसे बड़ा वनस्पति पादप के सबसे बड़ा समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्त, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपको नहीं है, ये आपको इसमें से देखना है। देखिएगा बिहार दरगाह में ऐसा 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं है, ये सब क्वेश्चन पे आपको पकड़ होनी चाहिए। पहला है खाद, जो कि खाद है, या खाद नहीं पढ़िएगा, खाद मतलब खाने की योग्य पदार्थ होता है। तो ये हरित क्रांति, ये तो सही हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे था, तो कृषि से था। इसके बाद है दूध उत्पादन की बात करते हैं, श्वेत क्रांति, ये भी सही है। उद्यान क्रांति की बात करते हैं, सुनहरी क्रांति, ये भी सही है। लेकिन कुक्कुट पालन की बात करते हैं तो भूरी क्रांति नहीं है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक से है। इसी प्रकार इसका गलत आपसे ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि रॉन्ग है। आगे है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले घटते क्रम में जो है सो आपको चूज करना है। घटते क्रम में कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो देखिएगा इसमें जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु का हो जाएगा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सीक्वेंस में 3 कम से कम मिनिमम आप याद करने का प्रयास करिएगा, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। आगे है इसमें भी सुमेलित करना है। तिलैया परियोजना है किस नदी पे, ये सारी परियोजना इधर दिया गया है, इधर ये नदी दिया गया है। आपको इसमें से मिलान करना है कौन सी परियोजना किस नदी पे है। तिलैया बांध की बात करते हैं तो दोस्त तिलैया बांध जो है आपको किस नदी पे है, तो बराकर नदी हो जाएगा, जो कि 1 का 2 हो जाएगा। इसके बाद पंचेत बांध की बात करते हैं तो ये दामोदर नदी पे है। बाण सागर परियोजना की बात करते हैं तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, और रंजीत सागर बांध परियोजना की बात करते हैं तो ये रावी नदी पर है। इस प्रकार से आप आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा, तो 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिए कहाँ है 1 का 2 और 2 का 1 देखिएगा। इसके बाद बाण सागर यानी कि 3 का 3, तो ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर आपका, सॉरी 1 सेकंड दोस्त, 1 सेकंड आप लोग बने रहिएगा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्र देश है, तो स्थल रुद्र देश का मतलब लैंड लॉक का मतलब वो देश होते हैं जिसके चारों और किसी भी तरफ से जो है वाटर जो है यानी समुद्र की बात करते हैं तो समुद्री सीमा से नहीं लगा होती। इस प्रकार से ऑप्शन में अगर आप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये आपका उरुग्वे जो कि स्थल रुद्र नहीं है। इसके बाद वेनेजुला की बात करते हैं, ये भी नहीं है। कोलंबिया नहीं है। तो इस प्रकार से पराग्वे को आप जो है सो मैप के सहारे इसको देखने का प्रयास करिएगा, जो कि स्थल रुद्र देश है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है ग्रांड कैनियन घाटी निम्नलिखित में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है, तो ये आपका कोलोराडो नदी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संबंधित नहीं है, तो देखिएगा दोस्त ये पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंचायती राज से कौन सा नहीं है, तो इसमें से आपको ढूंढना है जो कौन सा नहीं है। तो देखिएगा पहले एल.एम. सिंघवी समिति है, ये तो पंचायती राज से संबंधित है, जो कि कब आया था एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आया था। इसके बाद देखिएगा थुंगन समिति है, जो कि थुंगन समिति भी किससे संबंधित है, किससे, तो पंचायती राज से संबंधित है, जो कि कब आया था, तो 1985 में आया था। और बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता का समिति कब आया था, तो 1957 में आया था। वही बात करें दिनेश गोस्वामी समिति की, तो ये दिनेश गोस्वामी समिति जो है आपका निर्वाचन आयोग यानी बोर्ड से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनमें से पूछा था पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो ये वोटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। देखिए दोस्त इसमें जो है सो 2 से 3 प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं निर्वाचन से संबंधित। तो सबसे पहले याद करिएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाता है 1892 अधिनियम के द्वारा।
लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, हम क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है आपको। और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत अगर आपसे पूछता तो 1892 के अधिनियम के द्वारा इसका राइट आंसर होता। फिर आपसे अगर ये पूछ लेता जो मुस्लिम को जो है सो अलग पृथक निर्वाचन का मतलब उसको दिया गया था, तो 1909 के मार्लो मिंटो अधिनियम के द्वारा दिया गया था। यहाँ आपसे पूछा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सो अच्छा से पढ़ने का प्रयास करिएगा और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। आगे है 40 संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? तो संघ समिति की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। वही संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता की बात करें तो वही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। लेकिन दोस्त प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की बात करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है दोस्त? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसके बाद आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य जो कि कब आया था? तो 1980 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छा से फिर से पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये आपका बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य जो कि कब आया था? तो ये 1980 में आया था। इसके बाद आगे है एलोरा की गुफाओं से संबंध किस धर्म से संबंधित है? यानी सीधी सी आपको समझना है एलोरा की गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये बौद्ध से भी है, जैन से भी है और हिंदू से भी है। एलोरा की गुफाएं जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध से भी है, जैन से भी है और किससे? तो हिंदू से भी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी के नाम से पहले महात्मा जो है कब जोड़ा गया था? ये आपसे पूछ रहा है। तो याद करिएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा के पहले जो है महात्मा नाम से पहले गांधी जोड़ा गया था। महात्मा के नाम के पहले गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया है। तो कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये जोड़ा गया था महात्मा। आगे है भारत की में मुस्लिम शासक को किस शासक ने आरंभ किया था? मुस्लिम शासक की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त ये रहा 1 से 50 तक क्वेश्चन। आपको ये सीरीज कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी पसंद आएगी तो हम प्रत्येक दिन एक ऐसा सेट दे दिया करेंगे जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए आपको अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।